नमस्कार दर्शकों, न्यूज टुडे के इस अंक में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार हैं। जेंडर आधारित हिंसा से निपटने में पंचायती राज संस्थानों की भूमिका पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन। महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष ने विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार न्यायिक अधिकारियों की सेवा शर्तें पूरे देश में एक समान होनी चाहिए। WHO के इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज 11 ICD-11 में अब मॉड्यूल 2 शामिल किया गया। डेनमार्क ने ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया GFAI पहल की घोषणा की। टी एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने भारतीय चाय उद्योग में रणनीतिक बदलाव लाने का आह्वान किया। अब खबरों को विस्तार से समझते हैं। चलिए अब समझते हैं आज की पहली मुख्य खबर को। जेंडर आधारित हिंसा से निपटने में पंचायती राज संस्थानों की भूमिका पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन। अब खबर को विस्तार से समझते हैं। इस कार्यशाला के दौरान जेंडर आधारित हिंसा से मुक्त पंचायतें निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए एक हैंडबुक का विमोचन किया गया। यहां सबसे पहले हम ग्रामीण भारत में जेंडर आधारित हिंसा को रोकने की आवश्यकता के संबंध में एक समझ विकसित करने का प्रयास करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विवाह, मानव तस्करी, घरेलू हिंसा जैसी गंभीर समस्याएं ज्यादा देखने को मिलती हैं। भारत ने कई अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशंस के तहत जेंडर आधारित हिंसा को रोकने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है, जैसे महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव की समाप्ति पर कन्वेंशन तथा बाल अधिकारों पर कन्वेंशन। सतत विकास लक्ष्य 5 अर्थात SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 को बढ़ावा देना। लैंगिक हिंसा से निपटने वाली जेंडर आधारित योजना से जेंडर समानता को बढ़ावा मिलेगा। सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण अर्थात लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स LSDGs की थीम 9 का उद्देश्य विमेन फ्रेंडली विलेज यानी महिलाओं के अनुकूल गांव के विकास पर ध्यान देना है। इसमें महिलाओं की सुरक्षा, उनका आर्थिक और समावेशी विकास आदि सुनिश्चित करना भी शामिल है। अंत में यहाँ जेंडर आधारित हिंसा को रोकने में पंचायती राज संस्थानों की भूमिका को समझ लेना बेहतर रहेगा। ग्राम पंचायत की विकास योजनाओं में महिलाओं से संबंधित मुद्दों को शामिल करते हुए जेंडर आधारित योजना को लागू किया जाना चाहिए। कमजोर लोगों को कानून की शिक्षा, परामर्श सेवाएं आदि प्रदान की जानी चाहिए। निर्णय की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए महिला सभा का आयोजन करना चाहिए। महिलाओं के लिए कौशल विकास और आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देना चाहिए। निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के लिए नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए जा सकते हैं। सुरक्षित स्थान बनाने के लिए सेफ्टी ऑडिट को अपनाया जा सकता है। जेंडर आधारित हिंसा को रोकने के लिए सिविल सोसाइटी और स्वयं सहायता समूहों के साथ मिलकर काम करना चाहिए। चलिए अब समझते हैं आज की दूसरी मुख्य खबर को। महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष ने विधायकों को अयोग्य ठहराने वाली मांग वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दी है। अब खबर को विस्तार से समझते हैं। विधानसभा के अध्यक्ष ने दल बदल विरोधी कानून के तहत विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग को खारिज कर दिया है। इसके पीछे वहां के अध्यक्ष ने यह तर्क दिया है कि विधायकों को भौतिक रूप से व्हिप जारी नहीं किया गया था। इसके अलावा उन्हें अयोग्य ठहराने का कोई और ठोस कारण भी मौजूद नहीं है। आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ दल बदल विरोधी कानून के संबंध में एक समझ विकसित करने का प्रयास करते हैं। दल बदल विरोधी कानून या संविधान की 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। इसका उद्देश्य राजनीतिक दलों में मनमाने तरीके से होने वाले दल बदल को रोकना है। इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत कोई सदस्य अयोग्य हो जाता है यदि वह स्वेच्छा से अपने राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है या अपने राजनीतिक दल द्वारा जारी निर्देश के विपरीत सदन में मतदान करता है अथवा मतदान से अनुपस्थित रहता है और 15 दिनों के भीतर उसके राजनीतिक दल द्वारा उसे माफ नहीं किया गया है। यदि कोई निर्दलीय सदस्य चुनाव के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो वह अयोग्य हो जाता है। यदि कोई मनोनीत सदस्य सदन का सदस्य बनने की तारीख से 6 महीने की समाप्ति के बाद किसी भी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो वह अयोग्य हो जाता है। यहाँ दल बदल विरोधी कानून के अपवाद को समझ लेना भी बेहतर रहेगा, जो इस प्रकार है। दल बदल कानून के तहत यह प्रावधान किया गया है कि यदि किसी राजनीतिक दल के 2/3 विधायक सांसद किसी दूसरे दल में शामिल हो जाते हैं
या फिर अपना नया राजनीतिक दल बना लेते हैं तो उस स्थिति में ऐसे सभी विधायकों सांसदों पर यह नियम लागू नहीं होगा। इस कानून में पहले यह प्रावधान था कि दल बदल के मामले में सदन के अध्यक्ष सभापति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा। हालांकि क्योतो होलोहन बनाम जा चिल्हूवाद 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दल बदल विरोधी कानून के तहत स्पीकर द्वारा लिए गए निर्णय न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर नहीं है। अंत में हम व्हिप यानी सचेतक के बारे में आधारभूत तथ्यों को जान लेते हैं। संसदीय भाषा में व्हिप से तात्पर्य है किसी राजनीतिक दल के सदस्यों को एक निश्चित निर्देश का पालन करने के लिए दिया गया लिखित आदेश। सामान्यतः सभी राजनीतिक दल अपने एक सदस्य को व्हिप के तौर पर नामित करते हैं, जो इस तरह का निर्देश जारी करने के लिए पार्टी की ओर से अधिकृत होता है। व्हिप शब्द की उत्पत्ति ब्रिटिश पार्लियामेंट से हुई है। ब्रिटेन में पार्टी लाइन यानी दल के नियम कानून और निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने हेतु लॉ मेकर्स के लिए व्हिपिंग इन का इस्तेमाल होता था। चलिए अब समझते हैं आज की तीसरी मुख्य खबर को। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार न्यायिक अधिकारियों की सेवा शर्तें पूरे देश में एक समान होनी चाहिए। अब खबर को विस्तार से समझते हैं। न्यायिक अधिकारियों की सेवा शर्तों में एकरूपता सुनिश्चित करने हेतु सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी हाई कोर्ट्स को जिला न्यायपालिका की सेवा शर्तों के लिए एक समिति अर्थात कमिटी फॉर सर्विस कंडीशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जुडिशियरी CSCDJ गठित करने का निर्देश दिया है। इस समिति में 2 न्यायाधीश शामिल होंगे। यह समिति दूसरे राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग अर्थात सेकेंड नेशनल जुडिशियल पे कमीशन SNJPC की सिफारिशों के अनुसार न्यायिक अधिकारियों के वेतन और अन्य भत्तों से संबंधित आदेशों के कार्यान्वयन की निगरानी करेगी। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि न्यायिक शाखा के अधिकारियों और विधायी शाखा तथा कार्यकारी शाखा के अधिकारियों के बीच समानता का दावा नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत के आधार पर इस तर्क को खारिज कर दिया कि न्यायिक अधिकारियों और अन्य सरकारी अधिकारियों के वेतन भत्ते बराबर होने चाहिए। आगे बढ़ने से पहले यहां हम शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत की आधारभूत बातों को समझ लेते हैं। शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के अनुसार राज्य की प्रमुख संस्थाओं अर्थात कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच स्पष्ट विभाजन होना चाहिए। ऐसा होने से नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा होती है और उन्हें राज्य के उत्पीड़न से बचाने में मदद मिलती है। अब हम यहाँ भारत की न्यायपालिका के संबंध में एक आधारभूत समझ बनाने का प्रयास करते हैं। भारत के संविधान में एकीकृत न्यायिक प्रणाली का प्रावधान किया गया है। भारतीय न्यायपालिका की संरचना में सबसे ऊपर नई दिल्ली में स्थित देश के शीर्ष अदालत के रूप में सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट है। फिर राज्य और संघ शासित प्रदेश स्तर पर शीर्ष अदालत के रूप में उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट है तथा सबसे निचले स्तर पर अधीनस्थ न्यायपालिका के रूप में जिला एवं सत्र न्यायालय आते हैं। यहाँ आप संलग्न इन्फोग्राफिक को देख सकते हैं। अंत में हम भारतीय न्यायपालिका के तीसरे स्तर अर्थात अधीनस्थ न्यायपालिका के संबंध में भी एक समझ विकसित कर लेते हैं। निचली अदालतें भारतीय न्यायिक प्रणाली का तीसरा स्तर है। न्यायिक सुविधा के लिए प्रत्येक राज्य को न्यायिक जिलों में विभाजित किया गया है। इसकी अध्यक्षता जिला एवं सत्र न्यायाधीश करता है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश को सिविल और आपराधिक मामलों में मूल अधिकारिता अर्थात ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन प्राप्त है। जिला एवं सत्र न्यायालय में सभी तरह के अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश को अपराधों के लिए मृत्युदंड की सजा सुनाने की भी शक्ति प्राप्त है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि देश के सभी हाई कोर्ट्स अर्थात उच्च न्यायालय का अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले जिला न्यायालयों पर प्रशासनिक नियंत्रण होता है। चलिए अब समझते हैं आज की चौथी मुख्य खबर को। WHO के इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज 11 ICD-11 में अब मॉड्यूल 2 को शामिल किया गया। अब खबर को विस्तार से समझते हैं। यहाँ सबसे पहले हम इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज ICD के संबंध में एक समझ विकसित करने का प्रयास करते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बीमारियों के क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण के लिए इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज ICD नामक एक क्लासिफिकेशन श्रृंखला विकसित की है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय मानक है
जो मृत्यु दर और मॉर्बिडिटी संबंधित डेटा की व्यवस्थित रिकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग, विश्लेषण, व्याख्या और तुलना में मदद करता है। आईसीडी में पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों से संबंधित एक अलग चैप्टर भी शामिल है। इससे पहले आईसीडी-11 में केवल मॉड्यूल 1 शामिल था। इसके मॉड्यूल 1 में प्राचीन चीन की पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को शामिल किया गया है। वर्तमान में चीन की पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों का जापान, उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया आदि देशों में भी उपयोग किया जाता है। आईसीडी-11 जनवरी 2022 से लागू हो गया है। अब हम इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज 11 आईसीडी-11 के मॉड्यूल 2 के संबंध में समझने का प्रयास करते हैं। मॉड्यूल 2 को आईसीडी-11 के पारंपरिक चिकित्सा पद्धति अर्थात ट्रेडिशनल मेडिसिन टीएम पद्धति वाले चैप्टर में शामिल किया गया है। मॉड्यूल 2 में आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी चिकित्सा पद्धतियों से संबंधित डेटा एवं शब्दावलियों को सूचीबद्ध किया गया है। इसमें 500 से भी अधिक कोड शामिल हैं। इसमें संक्रामक बीमारियों जैसे मलेरिया के साथ साथ जीवन शैली से संबंधित बीमारियां जैसे अनिद्रा भी शामिल हैं। यहाँ इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज 11 आईसीडी-11 के महत्व के संबंध में भी जानकारी प्राप्त कर लेना बेहतर रहेगा, जो इस प्रकार है। इसमें उन निदान श्रेणियों डायग्नोस्टिक कैटेगरीज की एक सूची दी गई है जिनमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तुलना योग्य पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों का संग्रह किया जाता है और रिपोर्ट की जाती है। यह पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा के मानदंडों और मानक विकास के साथ जोड़ता है। यह सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज अर्थात यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज से संबंधित WHO के उद्देश्यों के अनुरूप है। इससे अब बीमा कवरेज और चिकित्सा खर्च की भरपाई से जुड़ी व्यवस्था में पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को भी शामिल किया जा सकेगा। अंत में हम पारंपरिक चिकित्सा के संबंध में स्वास्थ्य डेटा की उपलब्धता हेतु भारत द्वारा की गई पहलों के संबंध में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। नेशनल आयुष मॉर्बिडिटी एंड स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक अर्थात नमस्ते पोर्टल, यह आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी चिकित्सा पद्धतियों के लिए एक मानकीकृत शब्दावली और मॉर्बिडिटी कोड प्रदान करता है। आयुष स्वास्थ्य सूचना प्रबंधन प्रणाली, आयुष हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम AHIMS, यह आयुष केंद्रों में स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली और रोगी देखभाल से जुड़े सभी कार्यों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए IT आधारित एक व्यापक प्लेटफॉर्म है। चलिए अब समझते हैं आज की 5वीं मुख्य खबर को। डेनमार्क ने ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया GFAI पहल की घोषणा की। अब खबर को विस्तार से समझते हैं। यहाँ सबसे पहले हम ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया GFAI के संबंध में आधारभूत जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। यह भारत और डेनमार्क के बीच वर्ष 2020 में हस्ताक्षर किए गए हरित रणनीतिक साझेदारी अर्थात ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप GSP का हिस्सा है। इसका प्राथमिक उद्देश्य भारत में संधारणीय ऊर्जा के विकास को बढ़ावा देना है। इसके लिए दोनों देशों के उद्योगों, सरकारी संस्थाओं, अनुसंधान संस्थानों आदि के बीच आपसी सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। यह पहल भारत डेनमार्क एनर्जी पार्टनरशिप और हरित ईंधन पर संयुक्त अनुसंधान एवं विकास जैसे प्रयासों का अगला चरण है। अब हम यहाँ ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया GFAI पहल के लक्ष्य और महत्व के संबंध में समझ बनाने का प्रयास करते हैं। ऊर्जा के संधारणीय उपायों और समाधान में आपसी सहयोग को मजबूत करना, कार्बन तटस्थता अर्थात कार्बन न्यूट्रलिटी संबंधी दोनों देशों के संयुक्त लक्ष्यों को हासिल करने हेतु आगे बढ़ना, भारत में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को सक्षम बनाना ताकि वैश्विक स्तर पर भारत की हरित ऊर्जा मूल्य श्रृंखला में अग्रणी बनने का लक्ष्य पूरा हो सके। वर्ष 2070 तक निवल शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रयासों में तेजी लाने में सहयोग करना, कंपनियों, उद्योगों और सरकार के बीच नवाचार, सहयोग तथा साझेदारी को बढ़ावा देना। यहाँ हम भारत द्वारा अन्य देशों के साथ की गई इसी तरह की प्रमुख साझेदारियों के संबंध में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। USA भारत रणनीतिक स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी, हरित स्वच्छ हाइड्रोजन को लेकर भारत और सऊदी अरब के बीच समझौता ज्ञापन, भारत ऑस्ट्रेलिया ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स, ब्राजील, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा गठित ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, क्वाड का स्वच्छ ऊर्जा के लिए जलवायु कार्य समूह अर्थात क्वाड वर्किंग ग्रुप फॉर क्लीन एनर्जी। अंत में हम हरित ईंधन के संबंध में भी आधारभूत बातों को जान लेते हैं।
हरित ईंधन का उत्पादन अलग अलग जैविक और थर्मोकेमिकल प्रक्रियाओं के जरिए बायोमास स्रोतों से किया जाता है। हरित ईंधन को हरित हाइड्रोकार्बन या जैव ईंधन भी कहा जाता है। चलिए अब समझते हैं आज की छठी व अंतिम मुख्य खबर को। टी एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने भारतीय चाय उद्योग में रणनीतिक बदलाव लाने का आह्वान किया। अब खबर को विस्तार से समझते हैं। टी एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि भारत का चाय उद्योग कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। ये चुनौतियां 2 दशक पहले झेले गए संकट के समान हैं, जब चाय उद्योग के बाजार में भारी गिरावट आई थी। यहां हम सबसे पहले चाय उद्योग के समक्ष विद्यमान चुनौतियों के संबंध में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। पिछले दशक के दौरान महत्वपूर्ण इनपुट्स की लागत में 9 से 15% की वृद्धि हुई, जबकि चाय की कीमतों में मात्र 4% की वृद्धि हुई है। मांग और आपूर्ति के बीच अंतर बढ़ता जा रहा है। चाय के मूल्य को किफायती बनाने से गुणवत्ता में गिरावट आई है। चाय का निर्यात स्थिर और अनिश्चित बना हुआ है। यहां चाय उद्योग में सुधार की दिशा में उठाए गए कुछ प्रमुख कदमों के संबंध में जान लेना प्रासंगिक रहेगा, जो इस प्रकार हैं। चाय बोर्ड के जरिए स्वयं सहायता समूहों, किसान उत्पादक संगठनों आदि का गठन किया गया है। उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए चाय की छोटी छोटी फैक्ट्रियां स्थापित की गई हैं। चाय बोर्ड के मूल्य साझाकरण फॉर्मूला हेतु टेंडर जारी किए गए हैं। इसका उद्देश्य विनिर्माताओं और उत्पादकों के मध्य आपूर्ति की जाने वाली चाय की हरी पत्तियों की कीमत तय करना है। चाय निर्यात को बढ़ावा देने हेतु निर्यात उत्पादों पर शुल्कों या करों में छूट अर्थात रिमिशन ऑफ ड्यूटीज और टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स स्कीम ROTDEP में वृद्धि की गई है। चाय सहयोग नामक एक मोबाइल ऐप शुरू किया गया है ताकि चाय का बेहतर मूल्य प्राप्त हो सके। आगे बढ़ने से पहले हम भारत में चाय उद्योग की वर्तमान स्थिति के संबंध में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक, ब्लैक टी का सबसे बड़ा उत्पादक और चौथा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश है। यह उद्योग 1.16 मिलियन श्रमिकों को प्रत्यक्ष रोजगार देता है। साथ ही कुल उत्पादन में लघु चाय उत्पादकों का योगदान लगभग 52% है। भारत में कुल चाय उत्पादन में असम का योगदान लगभग 55% है, जो वर्ष 2023 में 1350 मिलियन किलोग्राम रहा है। अंत में हम टी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के बारे में आधारभूत जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यह मुख्य रूप से उत्तर भारतीय चाय उत्पादकों का एक संघ है। इसे वर्ष 1956 में गठित किया गया था। इसका मुख्यालय कोलकाता में अवस्थित है। इसके उद्देश्यों में शामिल है चाय से जुड़े व्यापार, वाणिज्य और उद्योगों को बढ़ावा देना तथा उनकी रक्षा करना, एसोसिएशन के सदस्यों को सलाह देना और सहायता प्रदान करना, औद्योगिक अधिकरणों, चाय बोर्ड आदि के समक्ष एसोसिएशन के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करना। चलिए अब हम सुर्खियों में रहे स्थल के संबंध में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। आज चर्चा में है इक्वाडोर। एक मोस्ट वांटेड कैदी के जेल से भाग जाने के बाद इक्वाडोर ने पूरे देश में आपातकाल लगा दिया है। यहां इक्वाडोर के संबंध में आधारभूत बातों को जान लेना बेहतर रहेगा। इक्वाडोर की राजधानी है क्यूटो। यदि इक्वाडोर की भौगोलिक अवस्थिति के संबंध में बात की जाए तो यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक देश है। इसकी सीमा पश्चिम में प्रशांत महासागर, उत्तर में कोलंबिया और दक्षिण में पेरू से लगती है। प्रशांत महासागर में स्थित गैलापागोस आइलैंड इक्वाडोर का हिस्सा है। अंत में हम इक्वाडोर की भौगोलिक विशेषताओं के संबंध में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। चिम्बोराजो यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ की प्रमुख ज्वालामुखी है कोटोपैक्सी, रेवेंटाडोर और सिएरा नेग्रा। यदि प्रमुख नदियों की बात की जाए तो इसमें शामिल है पास्ताजा, नेपो, मोरोना आदि। भूमध्य रेखा पर स्थित होने के कारण ही इसका नाम इक्वाडोर पड़ा है। यहाँ की जलवायु आर्द्र उष्ण कटिबंधीय है। चलिए अंत में हम संक्षिप्त सुर्खियों के संबंध में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। पहला, पैरा डिप्लोमेसी। हाल ही में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का उद्घाटन किया गया। यह समिट पिछले कुछ वर्षों में पैरा डिप्लोमेसी के एक प्रमुख साधन के रूप में उभरा है। पैरा डिप्लोमेसी राज्य सरकारों की अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शामिल होने की क्षमता को दर्शाती है। इसे राज्य कूटनीति या उपराष्ट्रीय कूटनीति अर्थात सब नेशनल डिप्लोमेसी के रूप में भी जाना जाता है।
दूसरा, आधुनिक मौद्रिक सिद्धांत अर्थात मॉडर्न मॉनेटरी थ्योरी MMT। इस सिद्धांत के तहत यह तर्क दिया गया है कि जो देश अपनी मुद्राएं जारी करते हैं उनके पास लोगों या व्यवसायों की तरह कभी भी पैसा खत्म नहीं हो सकता। इस सिद्धांत के अनुसार यदि देश में बेरोजगारी की स्थिति है तो राजकोषीय घाटे की चिंता किए बिना सरकारी खर्च में वृद्धि की जानी चाहिए। इस सिद्धांत में यह भी कहा गया है कि पूर्ण रोजगार की स्थिति में मुद्रास्फीति की समस्या से निपटने के लिए करों में वृद्धि और सरकार द्वारा बाजार से उधारी को वरीयता दी जानी चाहिए। तीसरा, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स 2024। यह रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO द्वारा जारी की गई है। ILO का गठन वर्ष 1919 में किया गया था। ILO संयुक्त राष्ट्र की एकमात्र त्रिपक्षीय एजेंसी है जिसमें सरकार, नियोक्ता और श्रमिकों का प्रतिनिधित्व है। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। अब हम इस रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्षों पर एक नजर डाल लेते हैं। वर्ष 2023 में मैक्रो इकोनॉमिक स्थिति में काफी गिरावट देखी गई है। आर्थिक गिरावट के बावजूद वर्ष 2023 में वैश्विक समृद्धि दर अनुमान से थोड़ी अधिक रही है। मुद्रास्फीति के कारण G20 के अधिकांश देशों में वास्तविक मजदूरी में गिरावट आई है। चौथा, तकनीकी वस्त्र टेक्निकल टेक्सटाइल्स। वस्त्र मंत्रालय फोस्टरिंग इनोवेशंस इन टेक्निकल टेक्सटाइल्स हैकथॉन का आयोजन कर रहा है। इस हैकथॉन का आयोजन राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन अर्थात नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन NTTM के तहत किया जा रहा है। तकनीकी वस्त्रों का विनिर्माण मुख्य रूप से तकनीकी प्रदर्शन और कार्य क्षमता को बढ़ाने वाले गुणधर्मों को ध्यान में रखकर किया जाता है। गौरतलब है कि इनके निर्माण में सौंदर्य और सजावटी गुणधर्मों पर कोई खास ध्यान नहीं दिया जाता है। तकनीकी वस्त्रों के विनिर्माण में उन्नत फाइबर का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इनके विशेष गुणों के चलते इनका उपयोग कृषि में एग्रो टेक्सटाइल्स के रूप में, निर्माण कार्य से संबंधित गतिविधियों में कंस्ट्रक्शन टेक्सटाइल्स के रूप में, चिकित्सा क्षेत्र में मेडिकल टेक्सटाइल्स के रूप में किया जाता है। पांचवा, क्लेस्पी मिर्गी रोग के लिए कैनबिस आधारित दवा। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने मिर्गी रोग के लिए क्लेस्पी नामक दवा को मंजूरी प्रदान की है। इस दवा में टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल THC की मात्रा 0.1% से कम है। THC कैनबिस का एक सक्रिय घटक है। भारत में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 के तहत कैनबिस के पौधे से रेजिन अर्थात चरस और गांजे की बिक्री और उत्पादन प्रतिबंधित है। हालांकि कुछ शर्तों के साथ इस पौधे के निचले भाग की पत्तियों और बीजों का उपयोग करने की अनुमति है। यहां ध्यान रखने वाली बात है कि मिर्गी मस्तिष्क संबंधी एक चिरकालिक व गैर संचारी रोग है। छठा, लीड एक्सपोजर। कथित तौर पर यह बात सामने आई है कि ओडिशा के कई हिस्से सीसा संदूषण से प्रभावित हैं। सीसा जनित संदूषण के स्रोतों में खनन और प्रगलन, इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट तथा सीसा एसिड बैटरियों का पुनर्चक्रण, प्लम्बिंग, सीसा पेंट आदि शामिल हैं। सीसा मानव शरीर के अंदर प्रवेश करके हड्डियों और दांतों में जमा हो जाता है। यह बच्चों में संज्ञानात्मक दुर्बलता, विकासात्मक देरी, व्यवहार संबंधी विकार सहित गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा करता है। सीसा विषाक्तता का अक्सर प्रारंभिक अवस्था में पता नहीं चलता है। यही कारण है कि जब तक इसका पता चलता है तब तक काफी देर हो जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार दुनिया भर में सीसा विषाक्तता के कारण हर साल लगभग 10 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। सातवां, दृष्टि स्टारलाइनर। भारतीय नौसेना ने दृष्टि 10 स्टारलाइनर नामक भारत के पहले स्वदेश निर्मित मानव रहित हवाई यान UAV का अनावरण किया है। यह खुफिया, निगरानी और टोही गतिविधियों के लिए एक एडवांस प्लेटफॉर्म है। इसकी पेलोड कैपेसिटी यानी भार ढोने की क्षमता 450 किलोग्राम है। यह मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस श्रेणी का UAV है। आठवां व अंतिम, अफ्रीकी हाथी। नाइजीरिया ने जब्त किए गए $11.2 मिलियन मूल्य के हाथी दांत नष्ट कर दिए हैं। विश्व में हाथी दांत का व्यापार वर्ष 1989 से प्रतिबंधित है। गौरतलब है कि अफ्रीकी हाथी पृथ्वी पर मौजूद सबसे बड़े स्थलीय जीव हैं। अफ्रीकी हाथी दो प्रकार के होते हैं। सवाना हाथी जिसकी IUCN स्थिति एंडेंजर्ड है, दूसरा फॉरेस्ट एलिफेंट या वन्य हाथी जिसकी IUCN स्थिति क्रिटिकली एंडेंजर्ड है।
जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नज़र हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का यह अंक आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए।